वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इसी तरह से प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा। जिस तरह से प्यार आपने एग्रीकल्चर फाइनेंस की प्लेलिस्ट को दिया है, बहुत सारा प्यार मिला। उसी तरह से आप लोगों के लिए एक नया प्लेलिस्ट जो है वो तैयार किया जा रहा है, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसी को भी उतना ही प्यार देंगे। चलिए, आज पहली क्लास जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की। तो बने रहिए साथ में, बड़े मज़े से हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को इकोनॉमिक्स जो है उसको समझने के लिए जो है आपको ये समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स एक्चुअली में कहना क्या चाहता है, बताना क्या चाहता है, और आप जो है इकोनॉमिक्स को किस तरह से समझने को तैयार होते हैं। देखिए कि जो इकोनॉमिक्स जो है, सबसे पहले हम इस वर्ड के बारे में जानेंगे कि ये कौन सी भाषा के शब्द से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमिक्स जो है ग्रीक भाषा जो है, एक ग्रीक वर्ड जो है उसे लिया गया है। ग्रीक भाषा के ओक्योनोमस से लिया गया है। ओक्योनोमस जो है कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा। ओक्योनोमिका और कुछ बुक्स में जो है आपको इकोनॉमिक्स भी देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, इस वर्ड को जो है हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट जो वर्ड है इसको हम तोड़ देंगे इस तरह से, ओक्यूज, और दूसरा जो वर्ड है वो है आपके नोमोस। ओक्यूज जो है इसका मीनिंग जो होता है वो होता है आपका हाउस होल्ड, यानी कि उद्योग धंधे, और दूसरा जो होता है वो होता है आपके नोमोस, यानी कि टू मैनेजमेंट। जब इन दोनों वर्ड को जब हम जोड़ेंगे, यानी कि हाउस होल्ड और मैनेजमेंट को जब हम जोड़ेंगे तो एक अलग से निकल के आता है, जिसको हम बोलते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। जब से इस तरह से कोई भी सवाल हमारे सामने आएगा तो हम बोलेंगे कि मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। क्या बोला मैंने बोला कि मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। बहुत सिंपल सा है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। ओक्योनोम का या फिर ओक्योनोमस वर्ड जो है ये ग्रीक भाषा का वर्ड है। दो भागों में इसको डिवाइड कर देंगे। एक का जो ओक्योज है उसका रहेगा आपके हाउस होल्ड, और नोमस का जो रहेगा इसका रहेगा टू मैनेजमेंट। दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो निकल के आएगा मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, इट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स। ये बेसिक सी बात होगी जो आप लोगों को पता होना चाहिए। आप ये देखिए कि इकोनॉमिक्स जो है ये हमें स्टडी करवाता है कि कोई भी जो ह्यूमन है, कोई भी इंसान जो है, एक्चुअल में इसकी जो आवश्यकता होती है, इसकी जो वांट्स होती हैं, ये अनलिमिटेड होती है। ध्यान रखिएगा, अनलिमिटेड जो है इसकी वांट्स होती हैं, जबकि इस ह्यूमन के पास में जो है लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। यानी कि इसके पास में जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। यानी कि इस पर्सन के पास में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और इसकी अनलिमिटेड वांट्स होती हैं। तो किस तरह से ये व्यक्ति जो हैं अपने पास में अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है, यही स्टडी जो है हम इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। मान के चलिए कि जो ह्यूमन है ये किसी भी फैमिली का हेड है, ठीक है। अब इस जो हेड है इसके पास में क्या होता है, इसकी फैमिली जो है उसके जो मेंबर्स की अनलिमिटेड वांट्स होती है, लेकिन इस पर्सन के पास में जो है लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड मनी है। तो अब किस तरह से ये पर्सन जो है उनकी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करता है। उसी तरह से हम एक सोसाइटी को जो है ये मान के चलते हैं कि वो हेड की तरह है, और उस सोसाइटी में जो रहने वाले जो लोग हैं उनकी अनलिमिटेड वांट है और उनके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। इसी की स्टडी जो है हम इकोनॉमिक्स में करते हैं कि किस तरह से जो है अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज से आप अनलिमिटेड वांट्स को किस तरह से आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो है हम स्टडी करते हैं प्रोडक्शन के बारे में, इसके अलावा
इस तरह से कंजप्शन होता है, कंजप्शन के बारे में स्टडी करते हैं। कंजप्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कोई भी जो प्रोडक्ट या सर्विस है हम उसके प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके बारे में जो है हम स्टडी करते हैं। धीरे धीरे हम जो है इनके बारे में और जानेंगे। फिलहाल आपको जो है क्या ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है कि इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है, ओक्योनोमस या ओक्योनोमी का, जिसका मीनिंग होता है हाउस होल्ड होता है। एक्चुअली में मनुष्य के पास में अनलिमिटेड वांट होती हैं, तो उन अनलिमिटेड वांट को किस तरह से लिमिटेड रिसोर्सेज के माध्यम से जो है सेटिस्फाई कर सकता है, ये जो स्टडी है ये इकोनॉमिक्स की स्टडी होती है। अब आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इकोनॉमिक्स की जो फादर से रिलेटेड जो है एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पर जो है आपको बिल्कुल अपने दिमाग में से बैठा के रखना है कि एडम स्मिथ जो हैं इनको कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, उस बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रों का धन। ध्यान रखिएगा, अगर इस बुक का पूरा नाम आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। वो नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। शॉर्ट में जो है आप वेल्थ ऑफ नेशन भी आप बोल सकते। ये हो गया इसका इकोनॉमिक्स का जो है मीनिंग हो गया है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसका डेफिनेशन जो है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। डेफिनेशन की जो बात करें अगर, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इकोनॉमिक्स में क्या है, बहुत सारे इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने अलग अलग तरीके से जो है इसकी डेफिनेशन को डिफ़ाइन किया है। तो किस तरह से जो है अलग अलग इकोनॉमिक्स ने डिफ़ाइन किया और फिर उनकी डेफिनेशन को जो है अलग अलग रूप में जो है टाइप्स में इसको डिवाइड कर दिया गया। जैसे वेल्थ से रिलेटेड अगर किसी ने डेफिनेशन दिया है तो उसको वेल्थ के अंदर डाल दिया गया। तो डेफिनेशन जो है इसके टाइप जो हैं इसको एक बार आप देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले डेफिनेशन अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो ये डेफिनेशन होता है वेल्थ से रिलेटेड जो है डेफिनेशन, ठीक है। यानी कि अगर किसी भी इकोनॉमिस्ट ने अगर धन से संबंधित अगर बात की अपनी डेफिनेशन में, अगर किसी भी वेल्थ से रिलेटेड अगर उन्होंने बात किया है तो उसको उसकी डेफिनेशन को इस कैटेगरी के अंदर डाल दिया गया। दूसरी जो इसकी डेफिनेशन की कैटेगरी है वो है वेलफेयर, यानी कि इकोनॉमिक्स जो है न सिर्फ पैसे की बात करें, अभी तो क्या है उसमें मनुष्य के कल्याण की बात हो। अगर कहीं किसी भी इकोनॉमिस्ट ने अगर उससे रिलेटेड बात की है तो उसको वेलफेयर डेफिनेशन के अंदर डाल दिया। अगर वेल्थ डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो जो एडम स्मिथ हैं, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, उन्होंने वेल्थ से रिलेटेड डेफिनेशन दिया था, तो उनको वेल्थ डेफिनेशन जो कैटेगरी के अंदर डाल दिया गया। ध्यान रखिएगा एडम स्मिथ जो हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको अर्थशास्त्र का जनक या फिर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। वेलफेयर डेफिनेशन कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या था कि मेन किसी भी तरह से, यानी कि इकोनॉमिक्स जो है वो क्या करता है, मानव के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए काम करता है। तो इसमें क्या था कि एल्फ्रेड जो मार्शल हैं, एल्फ्रेड मार्शल ने डेफिनेशन दिया था, एल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर से रिलेटेड डेफिनेशन दिया था। उनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। एडम स्मिथ से ने जो बुक लिखा था उसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, और एल्फ्रेड मार्शल ने जो डेफिनेशन दिया था और इनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी उस बुक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। दो बुक्स जो हैं आपके सामने आ चुकी है, वेल्थ ऑफ नेशन जो कि एडम स्मिथ साहब के द्वारा दिया गया, और एल्फ्रेड मार्शल जिन्होंने वेलफेयर डेफिनेशन दिया था, इनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी उसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। दोनों चीज़ें आप लोगों के सामने हो चुकी है। ध्यान रखिएगा, कल्याणकारी जो परिभाषा दी है एल्फ्रेड मार्शल ने दी है, धन संबंधी परिभाषा दी है यानी वेल्थ रिलेटेड जो डेफिनेशन दिया है वो एडम स्मिथ ने दिया है। ध्यान रखिएगा कि एडम स्मिथ जो है इन्होंने वेल्थ संबंधी जो डेफिनेशन दिया तो इसका क्रिटिसिज्म जो है ये किया गया था
रोस्किन और कार्लिल जो हैं, ठीक है, उनके द्वारा इसका डेफिनेशन दिया गया था, ये जो है क्रिटिसिज्म किया गया था, ठीक है। अब वेलफेयर जो डेफिनेशन दिया एल्फ्रेड मार्शल साहब के द्वारा दिया गया, जिनके द्वारा बुक लिखी गई थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये जो बुक लिखी गई थी 1890 के अंदर लिखी गई थी। वैसे इससे रिलेटेड आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी जो है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उन्होंने एक्चुअली में उनका जो था कि समाज में या सोसाइटी में एक्चुअली में ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि सिर्फ पैसे से रिलेटेड ही बात हो, यानी कि इकोनॉमिकल पावर की ही बात की जाए, ऐसा नहीं है। मतलब पैसे के साथ साथ जो है, मनी के साथ साथ जो है सोसाइटी में एक दूसरे के कल्याण की बात होना चाहिए, जो है इस तरह का डेफिनेशन जो है मार्शल साहब के द्वारा दिया गया है, ठीक है। चलिए, मार्शल साहब जो हैं, इनके अलावा जो सेक्रेसिटी जो वेलफेयर जो है, क्या बोलते हैं इसको, वेलफेयर डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो सेक्रेसिटी जो डेफिनेशन दिया था, ये दिया था यानी कि दुर्लभता संबंधी परिभाषा। सेक्रेसिटी जो डेफिनेशन दिया था, ये दिया था लियोनेल रॉबिन्स के द्वारा दिया गया था। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो डेफिनेशन है एक्चुअली में बहुत ही प्यारा डेफिनेशन है, और इसका क्रिटिसिज्म जो है एक्चुअली में किया, कोशिश तो की थी, लेकिन ये जो डेफिनेशन है एक तरह से इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे अच्छी जो डेफिनेशन मानी जाती है वो लियोनेल रॉबिन्स की डेफिनेशन बोली जाती है, क्योंकि एक्चुअल में इन्होंने वो चीज़ बताई जो इकोनॉमिक्स की एक तरह से हम स्टडी करने में, क्योंकि हम पहले ही बात कुछ कर चुके हैं कि किसी भी ह्यूमन की जो वांट्स होती है वो लिमिटेड होती है, उसके पास में जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, उससे रिलेटेड इन्होंने डेफिनेशन दिया। लियोनेल जो थे, उनके द्वारा जो है एक बुक लिखी गई थी, उस बुक का जो है नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। उन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ध्यान रखिएगा, एडम स्मिथ साहब के द्वारा वेल्थ ऑफ नेशन का बुक लिखा गया, अल्फ्रेड मार्शल साहब के द्वारा प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन लिखा गया, लियोनेल रॉबिन्स जो है जिनकी डेफिनेशन को जो है बहुत अच्छा माना जाता है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, उनके द्वारा जो बुक लिखी गई तो उसका नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। एक्चुअल में इनके द्वारा जो जो बुक लिखी गई उसके अंदर सेक्रेसिटी का जो प्रिंसिपल जो है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, यानी कि उसके पास में किसी भी ह्यूमन के पास में, मनुष्य के पास में उसकी लिमिटेड जो वांट्स हैं उनको किस तरह से आपके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज से पूरा किया जा सके, ठीक है, उस सिद्धांत के माध्यम से जो है बताया गया है। इनका जो डेफिनेशन है तो मैं आप लोगों के सामने लेके आता हूँ डेफिनेशन। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स। एंड्स जो है यहाँ पर क्या है, आपकी अनलिमिटेड वांट को इंडिकेट करता है, ध्यान रखिए, अनलिमिटेड वांट्स जो हैं उनको, और स्केर्स मीन्स जो है आपके पास में जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज जो हैं उनको इंडिकेट करता है, विच है अल्टरनेटिव यूज, यानी कि जिनका वैकल्पिक उपयोग संभव होता है ना, यानी कि अर्थशास्त्र जो है वो विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानवीय व्यवहार का जो अध्ययन होता है, ठीक है, वो अंतिम या दुर्लभ संसाधनों के पारस्परिक संबंधों के रूप में किया जाता है, जिनका वैकल्पिक उपयोग जो है अल्टरनेटिव यूजेज जो है वो संभव होता है, ठीक है। ये डेफिनेशन जो है आप अच्छे से अपने दिमाग में रखें, बहुत ही प्यारा डेफिनेशन है लियोनेल रॉबिन्स का, ठीक है। ये जो डेफिनेशन जो है ये कब दिया गया, ये 1932 के अंदर जो है लियोनेल रॉबिन्स के द्वारा दिया गया। चलिए, फोर्थ नंबर की अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो फोर्थ नंबर पे वेल्थ रिलेटेड जो डेफिनेशन है,
फर्स्ट नंबर, वेलफेयर सेकंड नंबर, सेक्रेटरी थर्ड नंबर, और फोर्थ नंबर पे जो है ग्रोथ जो है डेफिनेशन जो है उस अलग कैटेगरी बनाई गई। अब ग्रोथ डेफिनेशन जो है ये दिया गया था जे.एम. किन्स के द्वारा दिया गया था। ध्यान रखिएगा, जे.एम. किन्स जो है इनको मॉडर्न फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। तो आप लोग विशेष ध्यान रखिए, जब भी आपको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाए तो एडम स्मिथ बोलना है, और जब मॉडर्न फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाए तो ध्यान रखिएगा, यानी कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जो जनक माने जाते हैं वो जे.एम. किन्स यानी कि जॉन मेनार्ड किन्स जो है इनको कहा जाता है। इन्होंने क्या किया कि जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं, है ना, यानी दुर्लभ संसाधनों का किस तरह से यूज आप एक प्रशासन या रोजगार या फिर आय का निर्धारण करने के अध्ययन के रूप में किया जाता है, इस तरह से उन्होंने इस डेफिनेशन को दिया था। तो आप लोगों के सामने चारों टाइप जो हैं हो चुका है। इसके अलावा एक हिंदी में अगर कहीं बात करें तो वांटलेसनेस डेफिनेशन जो है ये भी आपको देखनी पड़ती है। इसका जो है वैसे लेसनेस डेफिनेशन ये भी एक इसका अलग टाइप है। बाकी जब भी आपको इस तरह सा कोई क्वेश्चन देखने को मिले तो आप जो है चार जो डेफिनेशन आप लोगों के सामने मैंने बताई है आप उनके बारे में बात करें। रॉबिन्स वाली डेफिनेशन जो है आपको अच्छे से याद करनी है। लियोनेल रॉबिन्स ने डेफिनेशन दिया था, वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस इन विच स्टडी अबाउट ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेज। ये वाला जो डेफिनेशन है ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स के स्कोप की। अगर बात करें इकोनॉमिक्स के स्कोप की, अगर तो स्कोप में ध्यान रखिएगा, यानी कि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि हम इसको इस तरह से बात करेंगे कि अर्थशास्त्र जो है साइंस है या फिर आर्ट, यानी कि ये विज्ञान है या कला है। ठीक है, इसको जानने का जो है हम प्रयास करेंगे इसके क्षेत्र को समझने के लिए कि क्या इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है या फिर आर्ट। ठीक है, तो क्या होता है कि अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने अपने 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 हिसाब से इसको बताने का प्रयास किया। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि आर्ट यानी कि जिसके अंदर क्या होता है कि कोई भी जो थ्योरेटिकल जानकारी जो है वो प्रदान करने का काम करता है, यानी कि उसको क्या है कि जिसमें प्रिंसिपल्स का यूज़ नहीं है। ठीक है, आप बिना किसी प्रिंसिपल्स को जानते हुए किसी कार्य को कर पाते हैं, वो आप कला हैं आपके अंदर। साइंस यानी कि जहाँ पर कुछ थ्योरी होती है, साइंस में उसका जो है रिसर्च किया होता है। ठीक है, कुछ थ्योरीज दी हुई, परिकल्पना जो है वो दी हुई। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में क्या है, वैसे आप लोगों को पता है कि इकोनॉमिक्स जो है एक सोशल साइंस है। ठीक है, अब यानी कि इसके माध्यम से इकोनॉमिक्स में आर्ट तो है ही सही, क्योंकि इसमें क्या है कि बिना उन थ्योरी के भी जो है व्यक्ति मनुष्य जो है वो अध्ययन ना भी किया हो तो भी वो जो है उसके पास में जो साधन है उन साधनों से वो उसकी जो आवश्यकता है उनको पूरा करने का जो है वो प्रयास करता है। लेकिन यहाँ मैं ये बोलूँगा कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस भी है। उसके पीछे रीज़न ये है कि इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हुए जिन्होंने अपने अलग अलग थ्योरी दी, परिकल्पनाएँ दी हैं। ठीक है, वो परीक्षण किया, रिसर्च किया है इसके ऊपर। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं ऐसे इन सिद्धांतों की वजह से इकोनॉमिक्स जो है साइंस होने के साथ साथ ये आर्ट भी है, कला आर्ट होने के साथ साथ ये साइंस भी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट मैटर की। सब्जेक्ट मैटर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, और आपके एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन बनता है तो ये पूरा जो टॉपिक है एक तरह से आपके सामने क्वेश्चन के रूप में आ जाता है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग, व्हाट इज़ द स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स या फिर इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए जब हम बात करेंगे इसकी कि इकोनॉमिक्स जो है इसका सब्जेक्ट मैटर क्या रहने वाला है, तो ध्यान रखिएगा दो तरह की अप्रोच होती है। एक होता है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच, एक होता है ट्रेडिशनल
अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि इकोनॉमिक्स को जो 5 मेजर जो डिवीज़न है उसके अंदर डिवाइड कर देंगे। ध्यान रखिएगा, 5 मेजर जो डिवीज़न है उसके अंदर हम इसको डिवाइड कर देंगे, जिसमें सबसे पहले जो आएगा वो आ जाएगा प्रोडक्शन, दूसरा कंजप्शन, प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज, फोर्थ नंबर पे रहेगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन, और फिफ्थ नंबर का रहेगा, ये रहेगा आपका पब्लिक फाइनेंस। यानी कि ट्रेडिशनल जो अप्रोच है, इस ट्रेडिशनल अप्रोच के आधार पे जो है सब्जेक्ट मैटर को 5 भागों में जो है हम डिवाइड कर देते हैं। थोड़ा सा ऐसा करते हैं, पहले ट्रेडिशनल अप्रोच के जो ये 5 पॉइंट हैं इनको समझने का प्रयास कर लेते हैं, उसके बाद में फिर जो है मॉडर्न अप्रोच, जो इसके दूसरे अप्रोच हैं मॉडर्न अप्रोच, उसके बारे में भी जो है हम थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे। ठीक है, चलिए मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल। अभी फिलहाल जो है सब्जेक्ट मैटर को जो है आप 2 भागों में देख लीजिए, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है उसको हमने 5 भागों में डिवाइड कर दिया है, प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिक फाइनेंस। जबकि मॉडर्न अप्रोच की अगर हम बात करें तो इसको जो है 2 भागों में बांट दिया जाएगा। ठीक है, इसको 5 भागों में बांटा और मॉडर्न अप्रोच को हमने 2 भागों में बांटा, जहाँ पर जो है फर्स्ट वाला जो रहेगा वो रहेगा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकेंड नंबर जो है वो आपका रहेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए फिलहाल के लिए जो है आपका माइंडसेट ये तैयार हो चुका होगा कि व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। देयर आर 2 अप्रोचेज, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच की अगर हम बात करें तो 5 जो डिवीज़न में हमने इसको डिवाइड किया, प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक फाइनेंस। और मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो हमने इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए हम जो है एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें ट्रेडिशनल अप्रोच की, तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर जो है सबसे पहले आ जाएगा आपके कंजप्शन। कंजप्शन जिसको अपन हिंदी में जो है इसको बोलते हैं उपभोग। यानी कि कंजप्शन क्या है, किसी भी मनुष्य को जब किसी भी वस्तु के अंदर जो नेट जो पावर होती है सेटिस्फाई करने की, यानी कि यूटिलिटी होती है हर वस्तु के अंदर, क्या होती है, उपयोगिता होती है वस्तु के अंदर। ये जो हमें आपको बेसिक जो टर्म्स आएगी उस वक्त आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको उस वक्त जो है थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यानी कि कंजप्शन हो रहा है, यानी कि हम जो है किसी भी गुड्स के अंदर जो अवेलेबल जो यूटिलिटी है, उस गुड्स के अंदर जो अवेलेबल यूटिलिटी है हम उसको क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि उसकी जो आवश्यकता है किसी भी मनुष्य को, उसकी आवश्यकताओं को क्या किया जा रहा है, संतुष्ट किया जा रहा है। मान के चलिए कि कंजप्शन को मैं इस तरह से समझाऊं कि आपको लग रही है भूख और यहाँ पर भूख लग रही है, यानी कि गुड्स क्या हो गई, रोटी हो गई। इस रोटी के अंदर यूटिलिटी है, यानी कि उसके अंदर क्या है, उपयोगिता है आपकी भूख को नष्ट करने की। ठीक है, ठीक है, जब आप इस रोटी को खा लेते हैं, इस रोटी को जब आप खा लेते हैं तो इसके अंदर की यूटिलिटी जो है, उपयोगिता आप न ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, आपकी आवश्यकता पूरी होगी, तो ये जो प्रक्रिया होती है कहलाती है आपकी कंजप्शन। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि कंजप्शन जो है द सेटिस्फिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स थ्रू द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज कॉल्ड कंजप्शन। कंजप्शन क्या है, द सेटिस्फिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट थ्रू द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड कंजप्शन। बात समझ क्लियर हो चुकी होगी। कंजप्शन जो है वो क्या है, किसी भी मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट जब किया जाता है किसी भी गुड्स या सर्विस के माध्यम से, उसके यूज करने से, तो वो कहलाता है आपका कंजप्शन। दूसरे डिवीजन की अगर हम बात करें तो वो है आपका प्रोडक्शन। प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन। अब उत्पादन के अंदर हम क्या करते हैं,
ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा सा और इम्पोर्टेंट सा एक बन जाता है। प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन एक प्रक्रिया एक्चुअली में क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि इनपुट जो होता है वो किसमें, आउटपुट जो है उसमें परिवर्तन होता है। यानी कि प्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच इनपुट गेट ट्रांसफर्ड इनटू आउटपुट, यानी कि जिसके अंदर जो होता है इनपुट जो है वो आउटपुट में बदल जाता है। दूसरा जो है, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो प्रोडक्शन जो है वो क्या है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यानी कि ये क्या करता है, प्रोडक्शन जो है इसके माध्यम से उपयोगिता का सर्जन होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे इसे पूछा जा सकता है कि क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, प्रोडक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, और क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी या क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। अब क्या हो रहा है, आपने गेहूं उगाया है, गेहूं का प्रोडक्शन कर दिया, अब उस गेहूं की वजह से क्या है, क्रिएशन होगा यूटिलिटी का, आप उसकी रोटियां बनाएंगे, आप उसके कुछ अलग प्रोडक्ट बनाएंगे, बिस्किट्स बनाएंगे, यानी क्या हो रहा है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। इसके अलावा क्या हो सकता है, लेबर हो सकता है, यानी कि रिसोर्सेज, लैंड हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, ठीक है। ये जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि प्रोडक्शन जो है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी है, या फिर प्रोड्यूसिंग थिंग्स फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स, ह्यूमन वांट्स, यानी कि ये क्या कर रहा है, किसी भी मनुष्य की जो आवश्यकता है उनको संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं का क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है या क्रिएशन कर रहा है। चलिए, अब आपके सामने तीसरी जो डिवीजन आ जाती है वो आ जाती है एक्सचेंज। एक्सचेंज यानी कि विनिमय। इसके अंदर क्या होता है कि गुड्स जो होती है, वस्तुएं जो होती हैं, किसी भी वस्तु या जो उसका उत्पादन है, उनके जो साधन हैं, उन साधनों का क्या होता है, क्रय और विक्रय किया जाता है, ठीक है। और ये जो क्रय विक्रय किया जाता है वो किसके माध्यम से किया जाता है, मनी के माध्यम से, पैसे के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इन एक्सचेंज गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसके अंदर क्या होता है, किसी भी एक व्यक्ति से किसी भी अन्य व्यक्ति के मध्य जो है वस्तुओं का, गुड्स का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, ठीक है। और ये आदान प्रदान जो होता है वो क्या होता है, मुद्रा के रूप में, एक मुद्रा के बदले जो है, यानी कि इस तरह के मार्केट जो होते हैं, जैसे आप मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट के अंदर आपको कोई किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है, आपकी आवश्यकता है, आपकी वांट है, तो आप पैसे देके उसके बदले में उस वस्तु को आप परचेज कर लेते हैं। यानी कि उस व्यक्ति से आपके मध्य जो है उस वस्तु का क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया। यानी कि बाइंग और सेलिंग जो है, यानी कि ये जो प्रोसेस है, यानी कि बाइंग और सेलिंग जो है प्रोसेस, वो क्या कहलाता है, आपके एक्सचेंज के अंदर आता है। चलिए, इसके बाद में अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये 4th नंबर का डिवीजन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो हैं कंटिन्यू अभी तक बने रहे होंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि किसी भी कोई भी जो प्रोडक्ट है, यानी कि किसी भी प्रोडक्शन के लिए जो हमें साधनों की ज़रूरत है, उस साधनों का किस तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक है। यानी कि उन साधनों को किस तरह से बांटा जाए कम्युनिटी के बीच में। एग्रीकल्चर जितने भी कमोडिटी जो रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे मान के चलिए, जो अगर हम फैक्टर्स की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, यानी प्रोडक्शन लेने के लिए एग्रीकल्चर जो कमोडिटीज़ की हमें ज़रूरत होती है, जैसे लैंड की ज़रूरत होती है, लेबर, कैपिटल, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो इन फैक्टर्स को क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य जो है ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। यानी कि अगर ज़मीन की अगर हम बात करें तो जो है लैंड जो ओनर जो है उसको क्या मिलता है, उसको रेंट मिलता है, ठीक है। ये अगर लेबर की बात करें तो लेबर को इससे क्या होता है, लेबर जब प्रोडक्शन प्रक्रिया में जब लेबर का यूज़ होता है तो उसको वेज मिलता है, ठीक है। अगर अपने ये मान के चलिए कि कैपिटल की अगर हम बात करें, कैपिटल भी एक रिसोर्सेज है, तो वहाँ पर क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। और एंटरप्रेन्योर की अगर हम बात करें तो उसको प्रॉफिट मिलता है।
तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं आपके ध्यान में रखना कि उसका क्या होता है, वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, चलिए, यानी कि साधनों में जो है प्रोडक्शन जो होता है उसके पास में अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज के माध्यम से, ठीक है, उसको क्या प्राप्त हो रहा है और वो किसके मध्य जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, किस तरह से साधनों को बांटा जा रहा है, ये सारा कुछ स्टडी करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर करते हैं। और लास्ट में जो आपके आ जाता है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस यानी कि राजस्व। राजस्व की अगर बात करें तो राजस्व के अंतर्गत जो है हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, गवर्नमेंट जो है किस तरह से उनको पैसा मिलता है और किस तरह से वो जो है उसको स्पेंड करती हैं, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। पब्लिक जो रेवेन्यू होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, इसके बारे में जो है स्टडी की जाती है। तो ये सारा कुछ हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसके अंदर हम कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिक फाइनेंस के बारे में जो है बात कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा और इसके साथ साथ जो है इस नई प्लेलिस्ट में जुड़ने वाले वीडियो को जो है आप उनको भी बहुत अच्छा और ढेर सारा जो है आप प्यार देने वाले हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के जो है उसके बारे में हम बात करेंगे, ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो अब बात करेंगे मॉडर्न अप्रोच के बारे में। तो मॉडर्न अप्रोच जो है उसके बारे में जब हम बात करें तो उसके लिए आप लोग जो है थोड़ा सा वेट करिए, स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न अप्रोच, देखिए मॉडर्न अप्रोच में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हम जो है इसको दो भागों में इसको हम बांट देंगे। फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को अपन हिंदी में बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र बोला जाता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है उसको हम समष्टि जो है अर्थशास्त्र हम बोलते हैं। ठीक है, अब व्यष्टि और समष्टि जो है, अब ये एक्चुअल में होता क्या है, क्या बोलना चाहते हैं ये, ठीक है। तो जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है उसके उद्देश्य के आधार पर अगर हम बात करें तो 1934 के अंदर जो है रेगनर फ्रिश जो है उसने इनको दो भागों में बांटा था। ठीक है, अब रेगनर फ्रिश जो था उसने दो भागों में बांटा, कौन सा, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पर जो आपको समझना है, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वहाँ पर हम इंडिविजुअली हम बात करते हैं, पर्टिकुलर किसी पर्सन के बारे में, सोसाइटी के बारे में जो है हम बात करते हैं। ठीक है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वहाँ पर हम किसी ग्रुप ऑफ सोसाइटीज़, ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है तो वो आपके कि मान के चलिए कि अगर मैं किसी एक स्टूडेंट से अगर उसके बारे में जानना चाहता हूँ तो मैंने माइक्रो लेवल पे बात किया। और अगर मैं पूरे क्लास में, जैसे आप इतने सारे बच्चे हैं, अगर मैं सबके बारे में जानना चाहता हूँ कि आप सब जो हैं वो कितने बजे उठ जाते हैं, आप कितने बजे सो जाते हैं, मतलब हम अगर मैं ग्रुप के बारे में अगर स्टडी करता हूँ तो वो मैक्रो के अंदर आ जाती है। इस पर डिटेल वीडियो जो है मैं आपके लिए लेके आऊँगा। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना है और उम्मीद करता हूँ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और अगले वाली जो क्लास रहेगी जिसके अंदर जो है सेकंड जो चैप्टर लेके आएंगे, अप्रोचेज ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव एनालिसिस, वहाँ पर जो है हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो थैंक यू सो मच। इसी तरह से वीडियो को प्यार देते रहिएगा और अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।